देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड इवनिंग दोस्त। गुड इवनिंग मैम। हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग में लास्ट दिन जो है मेटेरियल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ के उस पे एक क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, वो कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन आसान है, इस बता देते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर बोला है at what price per unit at what price per unit would part number A32 be entered in the store ledger। ठीक है, स्टोर लेजर में पार्ट नंबर मतलब ये जो है ये मेटेरियल का नाम है, ठीक है। पार्ट नंबर A32 ये मेटेरियल का नाम है। कितने से ये स्टोर लेजर में एंटर होगा, ठीक है। स्टोर लेजर मतलब स्टोर में जो लेजर मेंटेन होता है, तो स्टोर में किस चीज का लेजर मेंटेन होगा, जो मेटेरियल रखा जाता है उसी का, ठीक है। if the following invoices was raised from supplier, ठीक है। तो सप्लायर से हमें ये इनवॉइसेस मिला है। देखो सप्लायर ने जो इनवॉइस दिया है उसमें बोला है 200 यूनिट्स ये प्रोडक्ट लिया गया है, ये रॉ मटेरियल जिसका नाम है पार्ट नंबर A32 @5 करके, ठीक है। मतलब एक यूनिट का प्राइस 5 रुपीज करके है, तो देखो मल्टीप्लाई करके दे दिया है 1000। फिर यहाँ पर दिया है लेस 20% डिस्काउंट, ठीक है। ये 200 मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट है, जो परचेज प्राइस से लेस होता है वो ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये हो गया 800। उसके बाद जीएसटी लगा है 12%, तो 800 पे अगर 12% करोगे तो देखो 96 रुपीज होगा। तो परचेज प्राइस हो गया 896 एड पैकिंग चार्जेस। अब ये जो प्रोडक्ट जिसमें आया है उसका पैकिंग चार्जेस है देखो 50 रुपीज करके, ठीक है। 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस मतलब ये रिटर्न नहीं करना है बॉक्सेस को, मतलब रिटर्न करने से कभी कभी क्या होता है कि जो चार्ज है वो माइनस करके वापस कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये नॉन रिटर्नेबल है, मतलब जो कंटेनर में दिया जाएगा वो नॉन रिटर्नेबल है, तो इसका मतलब चार्ज जो लग गया सो लग गया। 946 हो रहा है टोटल। अब यहाँ नीचे हमें दो इंफॉर्मेशन दिए गए थे, दिखाते हैं। यहाँ पर बोला था ए 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। तो ऐसा जो है तुम लोग एफएम में भी देखोगे, ऐसा जो है वो मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कस्टमर को मोटिवेट रखने के लिए ऐसे सप्लायर जो है डिस्काउंट का स्कीम रखते हैं कि अगर ये पैसा मतलब क्रेडिट में ही बेचा होगा, बोल रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अगर पे कर दोगे तो इस पे 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब जो भी बिल बनेगा उस पर 2% का छूट दे दिया जाएगा। फिर बोल रहा है डॉक्यूमेंट्स जो है पेमेंट ऑफ जीएसटी आर एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट, ठीक है। तो बोल रहा है कि जीएसटी का जो भी डॉक्यूमेंट है वहां से ये पता चला कि इनको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब जब ये प्रोडक्ट को बेचेंगे तो जीएसटी लगा के बेचेंगे, तब ये वाला मतलब सीधा बात है इनको जो है ये रिटर्नेबल है, रिफंडेबल। मतलब देखो लास्ट दिन जब मैंने यहाँ पर लिखा था दो पार्ट में हम लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए, पेड बट रिटर्नेबल, ऐसा कोई रिफंडेबल या रिटर्नेबल ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जैसे कि जीएसटी के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो हमें ऐड नहीं करना चाहिए। यानी हमारे परचेस प्राइस, हमें तो मटेरियल का परचेस प्राइस फाइंड आउट करने बोला है, वहां पर हम लोग का ये जीएसटी का अमाउंट जो है ये देखो 96 ये ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 96 हमारे परचेस प्राइस का पार्ट नहीं होगा। तो कितना परचेस प्राइस होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो देखो वही पूछा है कि बताओ अगर ये सारे कंडीशंस है तो हमारा परचेस प्राइस कितना होगा, मतलब कितने प्राइस पे जो है ये एंटर्ड होगा स्टोर लीजर, ठीक है। देखो कैसे होगा कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट।
गुड इवनिंग निशा। गुड इवनिंग। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। तो देखो परचेस प्राइस कितना होगा, परचेस प्राइस ये वाला है, ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद परचेस प्राइस ये वाला है। तो पहले लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने परचेस करने के लिए सप्लायर के पास हम लोग गए होंगे, तब सप्लायर ने बोला होगा आपको जितना भी यूनिट ये वाला मेटेरियल चाहिए 5 पर यूनिट करके मिलेगा। इन्होंने 200 यूनिट लिया और ट्रेड डिस्काउंट चल रहा था 20%, तो 20% डिस्काउंट लेस होने के बाद ये अच्छा देखो, सबको आवाज आ रहा है? मेरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया है इसी वजह से, तो वो फिर से कनेक्ट करना पड़ा। देखो आवाज आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चला गया इसीलिए, ठीक है। अगर बीच में आ जाता है तो फिर थोड़ा सा देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको जो है ब्रॉडबैंड शिफ्ट करेंगे, अभी मोबाइल वाले नेटवर्क से चला रहे हैं। अच्छा देखो, स्क्रीन शेयर है ना, स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, हाँ स्क्रीन शेयर भी है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, सबसे पहले लिखेंगे नेट परचेज प्राइस, ठीक है, नेट परचेज प्राइस 800, ठीक है, नेट परचेज प्राइस हो गया 800। अच्छा, जीएसटी ऐड करने का जरूरत नहीं है, जीएसटी ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी हम लोग का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। और ये पैकिंग चार्जेस ये तो नॉन रिफंडेबल है, तो ये तो ऐड होगा, ऐड कर देंगे पैकिंग चार्जेस, ठीक है, ऐड कर देंगे पैकिंग चार्जेस, ठीक है, वो है 50 रुपीज। तो टोटल हो जाएगा 850, 850, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये रिफंडेबल है बोल के नहीं होगा, ठीक है, ये वाला जीएसटी जो है रिफंडेबल है बोल के नहीं होगा, पैकिंग चार्जेस ऐड हो गया क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल था, ठीक है। और यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट बोला है वो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो, अगर 30 डेज के अंदर पे होता है तो हमें ये डिस्काउंट मिलेगा। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि ये, अगर हमें तो यहाँ बोला नहीं है कि कब ये पे कर रहे हैं, हमें बोला है कि बताओ अभी मटेरियल का प्राइस कितना है, तो अभी तो मटेरियल का प्राइस इतना ही होगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो है वो तो नॉर्मली जो है यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा मटेरियल वैल्यूएशन के लिए। अगर टाइम पे पेमेंट हुआ, इंस्टेंट वो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है। तो 850 रुपीज पड़ रहा है, टोटल 200 यूनिट का, 200 यूनिट था, ये देखो 200 यूनिट, डिवाइड कर दो 200 यूनिट से, देखते हैं कितना आएगा। 850 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हो गया 4.25 रुपीज, 4.25 पर यूनिट, ठीक है। ये होगा, ये छोटा सा ही क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं इलास्ट्रेशन, कौन सा है देखने में। इलास्ट्रेशन 3 हम लोगों ने कर लिया था पहले ही, ये हम लोग का आई थिंक ईओ क्यूब पे था। इलास्ट्रेशन 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है, ये हम लोग का स्टॉक लेवल का था। 6 नंबर भी हो गया है, ये भी स्टॉक लेवल पे था। ये वाला 7th नंबर वाला, ठीक है, 7th नंबर वाला
थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमें थोड़ा अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को करना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेडर इन फोर व्हीलर टायर्स, ठीक है, ट्रेड्स इन फोर व्हीलर टायर्स, तो ये फोर व्हीलर का टायर्स बेचते होंगे, ठीक है, एंड ट्यूब्स। इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल, हर तरीके के व्हीकल के लिए जो टायर्स का जरूरत होता है, हर तरीके का टायर्स ये अपने पास रखते हैं। In year ended 2022-2023, the report of sales manager revealed that Messrs Tyro Tubes experienced stock out of tires, ठीक है। तो इनके जो सेल्स मैनेजर है, इन्होंने 22-23 में एक रिपोर्ट बनाया है, ठीक है। रिपोर्ट बना के उसमें ये दिखाया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ना स्टॉक आउट सिचुएशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टॉक आउट सिचुएशन कब होता होगा, ये सोचो, स्टॉक आउट सिचुएशन कब होता होगा। देखो, नॉर्मली इनका बिजनेस कैसा है, इनका बिजनेस ऐसा होगा, देखो, ये मान लो इनका कौन है, ये मान लो मेसर्स टायरो ट्यूब्स है, ठीक है, ठीक है, टायरो ट्यूब्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये किसी सप्लायर के पास से जरूर जो है टायर एंड ट्यूब्स लेते होंगे, कोई सप्लायर होगा, ठीक है, जिससे टायर और एंड ट्यूब्स ये लेते होंगे, ठीक है। और ये सप्लायर के पास से ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से, ये मान लो ट्रक से, ठीक है, জয়েন হচ্ছে না, एक सेकंड, तो ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज की वजह से शायद नहीं हो रहा है, ठीक है, देखो। तो ये देखो, ट्रक में टायर्स जो है ये भेज देते होंगे, ठीक है, टायर्स लोड करके इनको भेज देते होंगे। अच्छा, अब इनके पास कस्टमर जाते हैं, ठीक है, टाइम मिल जाता है तो कस्टमर इनके पास जाते हैं। अब स्टॉक आउट कब होगा पता है, कस्टमर को जो टायर्स का जरूरत है, ठीक है, वो टायर्स मान लो इनके पास है नहीं, इन्होंने ऑर्डर दिया है, ये ट्रक यहाँ पर वो टायर्स लेके आने के पहले ही अगर कस्टमर पहुंच जाए तो फिर स्टॉक आउट सिचुएशन होगा, ठीक है। कस्टमर आने के पहले अगर जो है टायर्स नहीं पहुंचता है तो फिर स्टॉक आउट सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया स्टॉक आउट होने का रीजन। स्टॉक आउट कैसे हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसमें कुछ वैसा बात नहीं है कि कुछ फॉर्मूला है कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो स्टॉक आउट कब होगा, आई होप कि ये समझ में आया कि स्टॉक आउट कब होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आगे जाके देखते हैं क्या इन्होंने जो डेटा दिया है वो क्या बोला है। देखो, डेटा में ये बोल रहा है कि स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, बोल रहा है कि स्टॉक आउट ऑफ टायर्स इनका कैसे होता है, 100 टायर स्टॉक आउट हो गया, 80, 50, 20, 10 और 0 टायर स्टॉक। इस डिटेल्स दिया, तो वो बोल रहे हैं, फिर से नेट चला गया फिर। अभी तक तो ब्रॉडबैंड वाला आया ही नहीं है, इतना जा रहा है, बाहर आंधी तूफान आ रहा है इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा है। देखो, तो बोल रहा है कि 100 टायर स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा सिचुएशन 2022-23 में 2 टाइम्स हुआ है। 80 टायर्स स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा सिचुएशन जो है कितना बार हुआ है, देखो बोल रहा है 5 टाइम्स हुआ है। 50 टायर स्टॉक आउट हुआ ऐसा 10 टाइम्स हुआ है। 20 टायर स्टॉक आउट हुआ ऐसा 20 टाइम्स हुआ है। 10 टायर स्टॉक आउट हुआ ऐसा 30 टाइम्स हुआ है। एक भी टायर स्टॉक आउट नहीं हुआ है ऐसा 33 टाइम्स हुआ है, ठीक है, ऐसा 33 टाइम्स हुआ है।
अच्छा, अब बोल रहा है मेसर स्टायरोट्यूब लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। ठीक है, अगर स्टॉक आउट होता है तो उनका लॉस होता है 150 पर यूनिट। एक टायर स्टॉक आउट होने पे 150 रुपए का लॉस होता है। एंड स्पेंड 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। এবার ঠিক আছে। देखो যাচ্ছে না, নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে না। अच्छा, एक एक सेकेंड। हाँ, हम थोड़ा सा इसको जो है ब्रॉडबैंड में ट्रांसफर कर लेते, क्योंकि ठीक है देखो, अब कट नहीं होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं गया तो। ठीक है, मोबाइल वाला नेट जो नेट है वो सेव करना पड़ेगा। बाई चांस अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो क्लास कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर से उसमें ट्रांसफर किया। ठीक है, तो अब देखो, अगर बाई चांस लैग होता है ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, तो फिर थोड़ा सा वेट करोगे। ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेसर स्टायरोट्यूब्स लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। स्टॉक आउट होने से 150 रुपए का लॉस होता है। एंड स्पेंड्स 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, लेकिन स्टॉक आउट ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा स्टॉक में रखना पड़ेगा। स्टॉक आउट ना हो इसके लिए एक्स्ट्रा स्टॉक में टायर रखना पड़ेगा। अब रखने का खर्चा होता है जिसको हम लोगों ने सीखा है कैरिंग कॉस्ट बोला जाता है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं तो एक यूनिट पे, मतलब एक टायर रखने का 50 रुपीज का खर्चा होगा। ठीक है, ये जस्ट बताए हमें करने। क्या बोला, देखो बोल रहा है ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल क्या होगा। ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है कि हम लोग कितना स्टॉक लेवल रखे अपने पास ताकि स्टॉक आउट भी ना हो, हमारा खर्चा भी ज्यादा ना हो। ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स कितना है। देखो, टोटल टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट्स कितना है, इसका एक बार टोटल करेंगे। देखो 5 + 2 कितना हो जाएगा, देखते हैं। देखो 5 + 2 7, 7 और ये 10 और 20 30 30 से 30 30 60 67 + 33। ठीक है, तो ये हो गया 100। ठीक है, 100 टाइम्स टोटल पूरे साल में स्टॉक आउट हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना हमें निकालना पड़ता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में अगर कभी पढ़े हो तो प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम लोग का 2 टाइम स्टॉक आउट हो। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो, अगर मैथ्स तो हम करवाना नहीं चाहते तुम लोगों की, मैथ्स करवा दे, नॉर्मल हम बताते। देखो सिंपल प्रोबेबिलिटी ये है कि आउट ऑफ 100 टाइम्स में 2 टाइम स्टॉक आउट हो सकता है 100 टायर्स का, तो 2/100 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 2%। ठीक है, अभी इतना ही पता करना काफी है। फेवरेबल केस अनफेवरेबल उतना जरूरत नहीं है। 5/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5%। ऐसे करके हमें ना परसेंटेज निकाल लेना, इसके बाद वाला 20%, इसके बाद 30%, इसके बाद 33%। इस चीज को, ये जो स्टॉक आउट का डेटा है, इसे हमें जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमें जो फाइंड आउट करने बोला है ना ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी का जरूरत पड़ेगा इसी वजह से। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ कॉलम्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर पहले लिखो इलास्ट्रेशन 7, कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट।
ठीक है, हमारा स्टॉक आउट का कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिस केस में सबसे मिनिमम होगा वही हम लोग का ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसे पता करना पड़ेगा, क्या क्या डेटा चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे, हमें कॉलम करके लिखना है, लगभग हमें 7 कॉलम्स करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक लेवल। ठीक है, ब्रैकेट में यूनिट्स, सेफ्टी स्टॉक लेवल्स। ठीक है, उसके बाद स्टॉक आउट, ब्रैकेट में यूनिट्स, फिर यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर स्टॉक आउट कॉस्ट, इसके बाद एक्सपेक्टेड, मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। देखो, अब सेफ्टी स्टॉक लेवल जो है, देखो अगर हम लोग, देखो हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक आउट कितना हो सकता है 100 और मिनिमम कितना है 0। ठीक है, तो अगर हम लोग 100 स्टॉक को एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग टोटल 100 टायर्स को एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, तो हम लोग का कितना स्टॉक आउट होगा बोलो। देखो हम लोग का यहाँ पर स्टॉक आउट ऑफ टायर्स जो दिया हुआ है, बोला है कि मिनिमम ऐसा है कि 0 स्टॉक आउट है। 10 स्टॉक आउट हुआ था एक बार 20 टायर स्टॉक आउट हो गया था, एक बार 50, एक बार 80 और एक बार 100 टायर स्टॉक आउट हो गया। तो अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक में 100 टायर्स हमेशा रखते हैं, तो हम लोग का क्या कोई स्टॉक आउट होगा? क्योंकि देखो हम लोग का स्टॉक आउट का प्रोबेबिलिटी, मतलब जो डेटा है जो दिख रहा है वो कैसा है कि हमारा 80 टायर्स का डिमांड था, हम लोग नहीं दे पाए, तभी तो स्टॉक आउट हुआ। तो अगर हम लोग अपने स्टॉक में 100 टायर्स को रखेंगे तो 80 टायर्स इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर 50 का डिमांड हुआ तो भी प्रोवाइड कर पाएंगे, 20 का डिमांड हुआ तो भी प्रोवाइड कर पाएंगे, 10 का डिमांड हुआ तो भी प्रोवाइड कर पाएंगे, 0 का डिमांड हुआ तो प्रोवाइड करना ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने 100 ही क्यों लिया मेरा सेफ्टी स्टॉक? क्योंकि मेरा मैक्सिमम स्टॉक आउट ऐसे हुआ था कि 100 टायर्स का डिमांड था और मेरे पास नहीं था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 टायर्स अपने पास सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रखना पड़ेगा। अगर हम 100 टायर्स रखते हैं तो पुराने डेटा से मुझे पता चलता है मेरा एक भी स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास 100 स्टॉक का भी डिमांड आ गया तो मेरे पास 100 टायर्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर स्टॉक आउट फिर कितना हो जाएगा, 0 यूनिट। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझो। तो नेक्स्ट वाला तुम लोग आंसर देखो। अब इसका हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ये कितना होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ये देखो यहाँ पर ये वाला हम लोग का 0, स्टॉक आउट कॉस्ट भी हम लोग का 0 हो जाएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट भी हम लोग का 0 हो जाएगा। देखो क्योंकि हम लोग का अगर कुछ स्टॉक आउट होगा नहीं तो ये 150 रुपए का लॉस भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट जो है, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो भी हम लोग का 0 हो जाएगा, ये वाला भी बताते हैं। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? तो देखो अगर मुझे कैरी करके रखना है स्टॉक कितना 100 टायर्स, तो एक एक टायर्स कितना करके 50 रुपीज करके होगा एक एक टायर्स को कैरी करने का खर्चा। तो अगर हम 100 टायर्स सेफ्टी स्टॉक में रखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कितना है एट द रेट ऑफ 50, यानी 100 इंटू 50 ये हो जाएगा मेरा 5000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना बनेगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा मेरा ये दोनों कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तो 0 प्लस 5000 ये बन जाएगा मेरा 5000। ठीक है, ये मेरा 5000 बन जाएगा। हम फिर से एक बार बताते हैं, देखो अगर मेरा
ये वाला भी जीरो ही होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी मेरा कितना होगा, जीरो होगा। प्रोबेबिलिटी भी मेरा जीरो होगा। देखो यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक लेवल अगर हम 100 रखते हैं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम डिमांड 100 हुआ था, मेरा स्टॉक आउट जीरो, मेरा फिर अगर स्टॉक आउट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट भी ऑब्वियसली जीरो होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट भी जीरो होगा, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट भी जीरो होगा। लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट जरूर बढ़ेगा अगर हम अपने पास 100 स्टॉक को एक्स्ट्रा जो है कैरी करके रखते हैं। तो एक कैरी करने का 50 रुपीज, तो 100 कैरी करने का 5000, तो टोटल कॉस्ट इतना हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारे पास, हम लोगों ने 100 का तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऐसा सिचुएशन हुआ था कि हमारे पास 80 टायर स्टॉक आउट हो गया था, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि हम 100 टायर्स को सेफ्टी स्टॉक में नहीं रख के 80 टायर्स को सेफ्टी स्टॉक में रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 80 टायर्स को स्टॉक में रखेंगे तो मेरा अगर 0 का डिमांड है तो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर मुझे 10 का डिमांड आएगा तो भी प्रोवाइड कर पाएंगे, 20 का डिमांड होगा तो भी प्रोवाइड कर पाएंगे, 50 का डिमांड होगा तो भी प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर 100 टायर्स का डिमांड होगा तो फुल्ली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा स्टॉक आउट कितना होगा बोलो। एक टायर्स को सेफ्टी स्टॉक में रखते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कि प्रीवियसली ऐसा हुआ था कि 80 टायर्स का डिमांड था और हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए। तो अगर हम लोग 80 टायर्स को एज अ सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो प्रीवियस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमारा कितना स्टॉक आउट हो सकता है, बोलो हमारा कितना स्टॉक आउट हो सकता है। बोलो कितना स्टॉक आउट हो सकता है। अगर 0 डिमांड होगा तो नो स्टॉक आउट, 10 डिमांड होगा देन नो स्टॉक आउट, बिकॉज 80 में 10 हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर 20 टायर्स का डिमांड हुआ, मेरे पास 80 है, आराम से हम प्रोवाइड कर पाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं शॉप में हम लोग 80 टायर्स रखेंगे, ठीक है, 80 टायर्स रखेंगे। तो अगर 80 टायर्स रख रहे हैं तो मेरा कितना टायर स्टॉक आउट हो सकता है अगर डिमांड ऐसा चल रहा है। और एक बार बोलो, आवाज नहीं आया मुझे। बोलो ना, गलत होगा तो होगा। किसान आंसर दे रहा देखो। हाँ 20, सही बात। 20 टायर्स का स्टॉक आउट होगा, क्योंकि देखो अगर हम 80 सेफ्टी में रखेंगे, अगर 100 का डिमांड आ गया तो फिर 20 टायर्स मेरा स्टॉक आउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 20 टायर स्टॉक आउट हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अब अगर स्टॉक आउट है तो फिर स्टॉक आउट का प्रोबेबिलिटी भी निकलेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना था, देखो प्रोबेबिलिटी था हम लोग का 80 टायर स्टॉक आउट होने का प्रोबेबिलिटी कितना था, 80 टायर स्टॉक आउट होने का हम लोग का प्रोबेबिलिटी था 5। ये देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा था ना, कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी आएगा हम लोग का, एक सेकंड। प्रोबेबिलिटी, एक काम करते हैं कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, नहीं तो बार बार कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा, ठीक है। ये पूरा पेज लग जाएगा, इतना हम रख लेते हैं, पीछे हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके दिखा देते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, ये कैलकुलेट कर लेते, बार बार चेक करने में दिक्कत होगा। स्टॉक आउट यूनिट्स, नंबर ऑफ टाइम्स, तो 100 था पहले, फिर 80, उसके बाद देखो दिया हुआ है 50 20 10 0, 50 20 10 0, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है, देखो 2 5 10 20 30, 2 5 10 20 30 और 33, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2/100 इंटू 100, ठीक है। तो 2%। अब इसको ना हम लोग जो है 2% को कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग डेसिमल में ट्रांसफर कर लेंगे, यानी 0.02, ठीक है, 0.02। ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मैंने बोला ना टोटल पे कैलकुलेट करना है। टोटल हम लोग का कितना हो रहा है 100, ठीक है। तो टोटल पे कैलकुलेट करना है, तो टोटल पे कैलकुलेट अगर करेंगे कितना आ जाएगा, ये भी 100 है,
ये तो 100 नहीं है, खैर ये 100, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5%। 5% का मतलब 0.05, ठीक है। अच्छा 50, ये है 10, 10/100 × 100, तो ये हो जाएगा 10%। 10% मतलब 0.10। अच्छा फिर 20/100 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 20%, यानी 0.20। अच्छा अब ये वाला 30/100 × 100, तो ये हम लोग का हो जाएगा 30%, यानी 0.30। और ये लास्ट 33/100 × 100, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0. पहले 33% लिख लेते हैं, 0.33, ठीक है। 0.33 इतना आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा टोटल कॉलम को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर टोटल करेंगे, ये सबका टोटल तो 100 आया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। ये जो पॉइंट पॉइंट वाला है, इसको अगर टोटल करोगे तो तुम लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 80 टायर स्टॉक आउट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी अब मुझे लिखना कौन सा है वो समझाने के लिए मैंने ये वाला लिखा। देखो अगर हम 80 टायर स्टॉक में रखेंगे तो मेरा प्रोबेबिलिटी ये है कि मेरा जो है ये वाला डिमांड, ये वाला डिमांड, ये वाला डिमांड, ये वाला डिमांड हम फुलफिल कर ले। लेकिन जब 100 टायर्स का डिमांड आएगा तो फिर हम 80 टायर्स ही प्रोवाइड कर पाएंगे और जो है 20 टायर्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। मतलब 80 टायर्स रखने के बाद स्टॉक आउट तब होगा जब डिमांड 100 टायर्स का होगा, ठीक है। तो फिर 80 टायर्स रखने से मुझे यहाँ पर क्या फिलअप करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। तो अगर 80 मेरे स्टॉक में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट फॉर 100 टायर्स होगा, यानी 0.02, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमें लगाना है, ठीक है। हम फिर से बताते हैं क्यों 0.02, क्योंकि अगर हम लोग 80 को स्टॉक में रखेंगे तो इधर वाला सारा डिमांड फुलफिल हो जाएगा, इधर वाला फुलफिल नहीं होगा। और इधर वाला फुलफिल नहीं होता है, इसका चांसेस होता है 0.02, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे इसे 0.02, ठीक है। अच्छा अब स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा, देखो स्टॉक आउट, एक टायर स्टॉक आउट होने से 150 रुपीज का कॉस्ट बियर करना पड़ता है। स्टॉक आउट कॉस्ट होगा ₹150 करके, ठीक है। तो 150 करके स्टॉक आउट कॉस्ट हमें बियर करना है। और हम लोग का कितना स्टॉक आउट हो रहा है 20 इंटू 150, देखो कितना टोटल कॉस्ट कितना होगा 20 इंटू 150, ये हो गया 3000। ये तो हम लोग का हो गया टोटल, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड कितना है, जरूरी नहीं है कि पूरा 20 स्टॉक आउट हो। मतलब ऐसा गारंटी थोड़ी ना है कि 100 का ही डिमांड होगा, 90 का भी डिमांड हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ही प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है, चांसेस। जैसे देखो अभी प्रोबेबिलिटी का मतलब कैसे बोले, जैसे देखो अभी देखो यहाँ पर आसमान का जो हालत है, चांसेस है कि बारिश हो, लेकिन होगा इसका गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे लग रहा है देख के 90% चांसेस है कि बारिश होगा, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से ऐसे होता है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर लग रहा है हो या ना हो। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी का मतलब वही होता है, चांसेस हो या ना हो। जैसे प्रोबेबिलिटी का सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है हेड टेल का, ठीक है। जैसे कॉइन टॉस कर रहे हो, अब हमें भी नहीं पता टॉस करने से हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। लेकिन आने का चांसेस क्या है, हेड आने का चांसेस 50% है, टेल आने का चांसेस भी 50%। अब दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो वैसे ही तो यहाँ पर देखो अब मेरा ये जो है 3000, ये मेरा 20 पूरा स्टॉक आउट हुआ तो होगा, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कितना है 0.02 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मुझे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट जब निकालना है वो कैसे निकालना पड़ेगा, मुझे 3000 के साथ उसका मतलब इस कॉस्ट में मुझे इसका प्रोबेबिलिटी को लगाना पड़ेगा, यानी 60 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, देखो स्टॉक आउट कॉस्ट हम लोग पूरे 20 टायर्स पे निकाल रहे हैं, ठीक है। 20 टायर्स पे 150 मल्टीप्लाई करके। लेकिन गारंटी थोड़ी ना है 20 का ही स्टॉक आउट होगा, वो तो तब होगा जब मेरा 100 का डिमांड होगा। अब मेरे 80 से ज्यादा 81 का भी डिमांड हो सकता है, 82 का भी डिमांड हो सकता है, तो भी तो मेरा स्टॉक आउट होगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.02। वो कैसे पता चला, यहाँ पर इस टेबल से पता चला, ठीक है। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट है। और एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन यानी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने से एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट निकल जाएगा। अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, अगर हम लोग 80 टायर्स को स्टॉक में रखने वाले हैं तो फिर 50 रुपीज करके कितना हो जाएगा कॉस्ट, 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 60 + 4000,
यानी 4060, ठीक है, ये आ गया 4060। सेम इस तरीके से हमें नेक्स्ट वाले पॉइंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर कितना है 50। अगर हम लोग 50 टायर्स को स्टॉक में रखते हैं तो हमारा स्टॉक आउट कब कब होगा बोलो। अगर हम लोग 50 टायर्स को स्टॉक में रखते हैं तो अगर 20 का डिमांड हुआ वी कैन फुलफिल इट, अगर 10 का डिमांड हुआ तो भी फुलफिल कर लेंगे, 0 डिमांड हुआ तो भी फुलफिल कर लेंगे। अगर 80 का डिमांड हुआ तो 50 तक फुलफिल करेंगे, लेकिन बाकी तो नहीं कर पाएंगे ना। तो मुझे बोलो कितना कितना स्टॉक आउट होगा, कितने कितने टायर्स का स्टॉक आउट हो सकता है प्रीवियस जो है हिस्ट्री के हिसाब से। अगर हम लोग 50 टायर्स को रखते हैं स्टॉक में, बोलो कितना स्टॉक आउट हो सकता है। 80 के डिमांड पे हो सकता है, 100 के डिमांड पे हो सकता है। 80 के डिमांड पे कितना स्टॉक आउट होगा, 100 के डिमांड पे कितना स्टॉक आउट होगा बोलो। बोलो अगर 80 का डिमांड हुआ कितना स्टॉक आउट होगा अगर हम लोग 50 रख रहे हैं। 30। और अगर 100 का डिमांड हुआ तो फिर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो एक 50 हो जाएगा और एक 100 हो जाएगा। तो साइना ने आंसर दिया है, हाँ 80 में 30, 100 में 50, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, ठीक है। अच्छा अब मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी भी चूज करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी कैसे चूज करेंगे तो देखो मेरा ये 50 स्टॉक आउट होगा 100 के डिमांड के लिए, और 100 का डिमांड का प्रोबेबिलिटी होता है कि 100 टायर्स का डिमांड हो मार्केट में, ऐसा चांसेस है 0.02, ठीक है, ऐसा चांसेस है 0.02। और 30 टायर्स का मेरा डिमांड हो, ठीक है, मतलब 30 स्टॉक आउट हो, ये कब होगा जब मेरा 80 का डिमांड होगा, और 80 का डिमांड होगा ऐसा चांसेस है मार्केट में 0.05, ठीक है, 0.05 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट। तो देखो एक टायर का 150, 50 टायर्स का कितना हो जाएगा 50 इंटू 1, ये देखो 50 इंटू 150 तो कितना हो जाएगा 7005। और 150 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा 4005, ठीक है। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट निकालना है तो इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। 7500 इंटू 0.02 तो ये हो गया 150, और 4500 इंटू 0.05 तो ये है 225, ठीक है, ये 225। अच्छा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा अगर हम लोग 50 टायर स्टॉक में रखेंगे तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा 50 इंटू, ये दोनों का ही सेम ही आंसर होगा इस कॉलम में, 50 यहाँ पर लिख लेते हैं, 50 इंटू 50 जो कि हमारा 2500 होगा। तो इधर का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये सब मिला के करना पड़ेगा, मतलब हम लोग का हो जाएगा 150 प्लस 225 प्लस 2500, ये देखो 150 प्लस 225 प्लस 2500, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ रहा है मेरा 2875, ठीक है, तो ये आ गया 2875 टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गया 2875। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 50 के बाद कौन सा होगा। अगर हम लोग 20 टायर्स को स्टॉक में रखना चाहते हैं तो हम लोग का स्टॉक आउट कब कब होगा। सिंपल, अगर हम मेरा 50 का डिमांड हुआ, 80 का डिमांड हुआ, 100 का डिमांड हो गया मार्केट में तो फिर मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा। इन केस ऑफ 50 मेरा 30 का स्टॉक आउट होगा, 80 के केस में 60 और ये 80 हो जाएगा, ये देखो। तो मेरा 80 का स्टॉक आउट हो सकता है, हम ऊपर से ट्राई कर रहे हैं 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब मेरा 100 का डिमांड होगा, हम 20 को स्टॉक में रख रहे हैं तो मेरा 80 स्टॉक आउट, ठीक है। अगर मेरा 80 का डिमांड है तो मेरा 60 का स्टॉक आउट होगा, इसके बाद वाला हम 60 और उसके बाद लिखेंगे 30, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 30। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि चांसेस क्या है कि मेरा डिमांड मार्केट में 100 का हो। 100 का होने का चांसेस है 0.02, क्योंकि 100 का डिमांड होने से ही तो मेरा 80 स्टॉक आउट होगा, क्योंकि हम 20 रख रहे हैं। अच्छा अब देखो 20 प्लस 60 कितना होता है 80। 80 का डिमांड मार्केट में कब होता है, कितना प्रोबेबिलिटी है 80 का डिमांड का 0.05 और 50 का 0.10, तो 0.05 यहाँ पर और 0.10, ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक आउट कॉस्ट 150 करके। तो 150 इंटू 80, तो 150 इंटू 80 देखते हैं कितना होता है। 12,000। 150 इंटू 60, 9,000। और 30 इंटू 150, तो ये हो गया 4,500। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इसका प्रोबेबिलिटी वाइज कॉस्ट चाहिए। तो फिर 4,500 इंटू 0.1, 450। ठीक है, 9,000 इंटू 0.05, तो ये हो गया 450। और 12,000 इंटू 0.02, तो ये हो गया 240। ठीक है, अब टोटल देखो, हम लोग 20 टायर स्टॉक में रखना चाहते हैं, 50 रुपीज करके हम लोग को टोटल पड़ जाएगा 1,000। ठीक है, 1,000 पड़ जाएगा ये वाला। और यहाँ पर टोटल कितना पड़ जाएगा, 240 प्लस 450 प्लस 450 प्लस 1,000। तो 1,000, ये 450 हो गया 900। तो 900 प्लस 240 प्लस 1,000, तो ये आंसर हो जाएगा 2140। 2140। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट निकल के आया। अच्छा, और इसके बाद हमें देखना है 10 टायर्स और उसके बाद 0। ठीक है, 10 टायर्स अगर हम लोग रखेंगे अपने स्टॉक में, मेरा जगह थोड़ा कम कर है, तो मेरा स्टॉक आउट सिचुएशन कब होगा, जब मेरा 100 टायर्स का डिमांड होगा। ठीक है, 100 टायर्स का होगा तो 90 स्टॉक आउट होगा। अगर मेरा 80 टायर्स को हुआ तो भी मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा 70। ठीक है, 50 टायर्स का डिमांड हुआ तो 40 का स्टॉक आउट होगा। और अगर 50 के बाद क्या था देखो, 20 टायर्स का डिमांड हुआ तो भी मेरा 10 टायर्स का स्टॉक आउट होगा। और अगर मेरा 10 टायर्स का डिमांड हुआ तो हम लोग फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, मार्केट में 100 टायर्स का डिमांड आता है, देखो ये तो 100 के लिए हुआ है ना दोनों का, ये प्रोवाइड कर सकते, इतना नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये कब होगा, जब 100 का डिमांड होगा। 100 का डिमांड का प्रोबेबिलिटी है 0.0। ठीक है, और 80 का प्रोबेबिलिटी ये देखो 80। ठीक है, इतना दे पाएंगे, इतना नहीं दे पाएंगे। 80 का प्रोबेबिलिटी कितना है, देखो ये वाला, ये भी 80 वाला था 0.05। या फिर तुम लोग वहां से देख के लिख सकते हो 40 प्लस 10 50। ये देखो 50 का डिमांड होता है 0.10। और यहाँ पर 10 प्लस 10 20 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 20 का डिमांड आ जाए 0.20 है, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.20। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कितना करके है प्राइस, 150 करके। तो 150 इंटू 90। ठीक है, 150 इंटू 90, स्टॉक आउट कॉस्ट 13,500। 150 इंटू 70, स्टॉक आउट कॉस्ट 10,500। 150 इंटू 40, स्टॉक आउट कॉस्ट 6,000। ठीक है, 150 इंटू 10, स्टॉक आउट कॉस्ट 1,500। ठीक है, ये स्टॉक आउट कॉस्ट आ गया। अच्छा, अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए इसका। ठीक है, एग्जैक्ट है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी बाय स्टॉक आउट कॉस्ट चाहिए। तो फिर 13,500 का 0.02, तो ये हो गया 270। ठीक है, 270। 10,500 इंटू 0.05, ये हो जाएगा 525। और ये 60, आई थिंक 600 होगा ये वाला। और 1,500 इंटू 0.2, तो 300 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग का स्टॉक आउट कॉस्ट आया था, ये प्रोबेबिलिटी वाइज आ गया। अच्छा, अब हम लोग स्टॉक में कितना रखना चाहते हैं, 10 टायर्स रखना चाहते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट पर टायर 50 रुपीज करके 500 होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 270, 525, 600, 300 प्लस 500। देखते हैं कितना आ गया, 300 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 525 प्लस 270, तो ये हो गया 2195। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2195। और एक बार करना पड़ेगा, अब मेरा जो है मुझे समझ में नहीं आया, मेरा थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। 0 के लिए भी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन बीच में तो ये वर्किंग नोट आ गया है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, 0 के लिए करके दिखा देते हैं पीछे। ठीक है, तुम लोग का जगह है तो वहीं पर कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका कंटिन्यूएशन यहाँ स्टार लगा देते हैं, वहां नहीं हो पाया। ठीक है, तो 0 अगर हम लोग स्टॉक में रखेंगे तो हमारे
हर हालत में स्टॉक आउट होगा। अगर 100 का डिमांड हुआ तो भी होगा, 80 का हुआ तो भी होगा, 50 का हुआ तो भी होगा, 20 का डिमांड हुआ तो भी होगा, 10 का डिमांड हुआ तो भी होगा, वो भी पूरा पूरा होगा। ठीक है, अब देखो 100 का डिमांड मार्केट में कब होता है, 0.02 इसका चांसेस है, 0.05 80 वाले का चांसेस है, 0.10 50 वाले का, 0.20 ये हो गया मेरा 20 वाले का, और जो 10 वाला है वो है 0.30। ठीक है, अब इधर जीरो नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग तो जीरो स्टॉक आउट कर रहे हैं ना, तो फिर वो नहीं लिखना है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 150 करके जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 150 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। 150 इंटू 80, 150 इंटू 80 कितना होगा, 12,000। 150 इंटू 50 ये हो जाएगा 7,500। 20 इंटू 150 तो ये हो जाएगा 3,000, और 10 इंटू 150 तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्टॉक आउट कॉस्ट। अब स्टॉक आउट कॉस्ट तो ये टोटल हो गया, अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी वाइज निकालना है। तो 15,000 का 0.02 तो देखते हैं कितना आता है, 300। अच्छा, 12,000 का 0.05, 600। 7,500 का 0.1, 750। 3,000 का 0.600। 1,500 इंटू 0.3, ठीक है, तो 450। अब टोटल कितना होगा, जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट हम लोग का जीरो हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू 50 कैरिंग कॉस्ट हम लोग का कितना करके है, 50 रुपीज करके। जब हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी चला गया, इसीलिए लैग हो गया। ठीक है, चलो ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो तो पता नहीं कितना देर ऐसा चलेगा। देखो तो फिर यहाँ पर हो गया 0 इंटू 50, ये हम लोग का जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट कितना निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में हम लोग का ये सबका एडिशन आ जाएगा, 300, 600, 750, 600 एंड 450। देखते हैं कितना होता है। 300 और 600, 900 प्लस 750 प्लस 600 प्लस 450, तो ये हो गया 2,700। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट हमें पता चल गया। अब जस्ट इसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारे लिए सेफ्टी स्टॉक लेवल कौन सा है, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। देखो, अगर हम लोग इतना स्टॉक करेंगे तो हमारा टोटल खर्चा इतना पड़ेगा, अगर इतना स्टॉक करेंगे तो टोटल खर्चा इतना पड़ेगा, इतना स्टॉक करेंगे तो टोटल खर्चा इतना पड़ेगा, इतना स्टॉक करेंगे तो टोटल खर्चा इतना पड़ेगा, इतना स्टॉक करेंगे तो टोटल खर्चा इतना पड़ेगा। और जीरो वाले केस में अभी हम लोगों ने देखा 2,700 आ रहा है। तो जो सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम खर्चा होगा, वही वाला हमें सेफ्टी स्टॉक लेवल रखना चाहिए। तो सबसे मिनिमम कौन सा है, तो ये देखो 2,140, मतलब हमें 20 यूनिट्स जो है स्टॉक में रखना चाहिए, 20 टायर्स। ठीक है, वही हमें सबसे कम खर्चे में जो है स्टॉक आउट सिचुएशन को मैनेज करने, बाकी सब हम लोग कर सकते हैं। देखो, अब तुम लोग बोलोगे 20 करेंगे तो ये सब तो स्टॉक आउट होगा, ठीक है, लेकिन मुझे ऑप्टिमम ढूंढना है ना, मुझे ऐसा स्टॉक आउट वाला डेटा लेना है कि अगर हम 20 स्टॉक में रखेंगे तो मेरा स्टॉक आउट होने का लॉस इतना ही होगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस में भी तो मेरा स्टॉक आउट हो रहा है। देखो, अगर हम 100 रखेंगे तो मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन मेरा खर्चा तो 5,000 का आएगा। अब मेरा 100 का डिमांड होगा ही, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है, कम बेसी डिमांड
डिमांड हो सकता है ना, क्योंकि वही तो रिपोर्ट दिया है कि हमेशा एक जैसा डिमांड थोड़ी था, कभी 0 डिमांड था वैसा भी था। और 100 का डिमांड देखो कितने बार आया, पूरे ईयर में 2 ही बार ऐसा हुआ कि 100 का डिमांड आया। तो उसके लिए क्या हम लोग 5,000 का खर्चा करें? नहीं। तो हमें आंसर कैसे देना है? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब ही होता है जो मिनिमल वैल्यू हमें देगा। तो 2140 यानी 20, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग को ऐसे लिखना है, इसका आंसर हमें लिखना है एज सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 20 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट इज मिनिमम या फिर लीस्ट, लीस्ट LEAST सबसे कम होता है, दैट इज 2140, ठीक है। तो ये सबसे कम हमें खर्चा बेयर करना पड़ेगा अगर हम लोग 20 टायर्स को एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो वही वही मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा है, ठीक है। नॉर्मल कोई कैलकुलेशन वाइज कर दोगे ऐसा टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारा ये स्टॉक आउट हुआ है। अब अगर हम लोग स्टॉक आउट को रोकना चाहते हैं, क्या रोकना चाहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि 100 टायर्स का स्टॉक आउट हो, हम लोग नहीं चाहते 80 का स्टॉक आउट हो, उस हिसाब से हमें सोचना है। अगर हम लोग 100 का स्टॉक आउट नहीं चाहते हैं तो हम लोग बाकी सारे डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने 100 पे देखो यहाँ 0 0 0 सब लगाया। लेकिन अगर स्टॉक में एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स जो कि यहाँ पर टायर है वो रखोगे तो फिर हम लोग का कैरिंग कॉस्ट लगेगा इतना, ठीक है। और अगर हम लोग 80 स्टॉक आउट ना हो ऐसा चाहते हैं तो फिर अगर कभी 100 का डिमांड आ गया तो फिर हमारा 20 स्टॉक आउट होगा, जिसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.02, ठीक है। तो उसका स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा? अब देखो, अगर एक टायर स्टॉक आउट होता है 150 का खर्चा, तो 20 टायर स्टॉक आउट हो जाएगा तो 3000 का खर्चा। ये तो टोटल अगर 100 का डिमांड हुआ तो मतलब 20 मेरा स्टॉक। लेकिन ऐसा सिचुएशन तो हमेशा नहीं होता, इसका चांसेस है 0.02। तो फिर चांसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट आएगा, ठीक है। ये होता है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन भी प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट होता है। जैसे अगर कभी लोन लेने जाओगे, मान लो नया प्रोजेक्ट है, बिजनेस लोन लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले बोला जाएगा बैंक के तरफ से कि एक प्रोजेक्टेड PL, प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग PL बना के दिखाओ, मतलब एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट कमा लेगा आपका कंपनी कि हम आपको लोन दे, ठीक है। दैट इज प्रोजेक्टेड, एक्सपेक्टेड, ठीक है। P ऑफ E बोला जाता है, ठीक है। ये देखो P ऑफ E, ठीक है। तो जिन्होंने कभी भी प्रोबेबिलिटी किया है तो थोड़ा सा ये रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज हम बता रहे हैं एक्सपेक्टेड का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा मतलब 100 का ही डिमांड हो, कुछ कम बेसी भी हो सकता है, जैसे कि 80, 81, 82, 83 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 0.02 तो उससे मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हमें हर एक जगह पे चेक करते हुए जाना था, तो वही मैंने करवाया, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ समझना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 8 देखते हैं। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ ए प्लान ऑफ ABC सिलेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। तो ABC सिस्टम मैंने थियोरिटिकली तुम लोग को लिखवाया था। ABC सिस्टम में क्या होता है, लास्ट क्लास में ही लिखवाया था। जो A कैटेगरी में आते हैं, जो भी मेटेरियल्स A कैटेगरी में आते हैं, उनका जो है क्वांटिटी कम होता है नॉर्मली और उनका वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। और वो क्रिटिकल आइटम होता है। B जो है वो मॉडरेट होता है ना, तो उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है ना तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है। सी जो है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा A कैटेगरी में जाएगा, कौन सा B कैटेगरी में जाएगा और कौन सा C कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए? उसके लिए हमें देखना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल स्टोरेज में जितने आइटम है, टोटल स्टोरेज में कितने आइटम है, देखो हम समझाते हैं कैसे करके कैलकुलेट। टोटल स्टोरेज में इतना आइटम होगा, 12 आइटम का एडिशन, वो हमें देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। अब अगर मुझे निकालना है 1 आइटम कितना परसेंट है, तो हम कैसे निकालेंगे? 7000 डिवाइडेड बाई ये टोटल वाला वैल्यू, ठीक है, इनटू 100 करने से मुझे पता चल जाएगा ये आइटम मेरे पास कितना परसेंट है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलेगा जो आइटम सबसे ज्यादा परसेंटेज में है वो C होगा, जो सबसे कम परसेंटेज में है वो A होगा, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका रैंक हम लोग प्रोवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर बस इतना ही बोला है,
ठीक है, तो देखो हम एक कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, बाकी आंसर्स हम जो है किया हुआ है तो वो तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा टाइम बचेगा, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो हम बता देते हैं कैसे होगा। तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले तो हमें कितना यूनिट्स है एक एक चीज, वैल्यूएशन का क्वांटिटी में परसेंटेज और रुपीज में परसेंटेज दोनों निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रैंकिंग, फिर उनको रैंकिंग देके एबीसी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर यूनिट कॉस्ट, अच्छा उसके बाद निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स। ठीक है, कौन सा आइटम कितना परसेंट अवेलेबल है, उसके बाद यूनिट कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, और उसके बाद प्रोवाइड करेंगे रैंक। तो देखो हम दो तीन बता देते, बाकी देख देख के लिखेंगे हम भी। ठीक है, तो आइटम देखो 1 2 3 4 5, पहले हम 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर है, फिर इसके बाद इसको स्क्रॉल करके बाकी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो वन आइटम 7000, फिर 24 1500, तो 3 लिख लेते हैं, 7000 24 और 1500। ठीक है, थर्ड वन 15000 लिखते हैं, 1500। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 600 38,000, 600 और 38,000, ये तीन पांचों का हम कंसेप्ट बता देते कैसे करके होगा, बाकी सब भी एज इट इज होगा। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है टोटल कितना यूनिट है, मतलब इसका पूरा टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका टोटल कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। देखो कितना है, 7000 प्लस 24,000 प्लस 1500 प्लस 600 प्लस 38,000 प्लस 40 और 60 1 लाख प्लस 3,300 प्लस 3,000 प्लस 300 300 प्लस 29,000 प्लस 11,500 500 प्लस 4,100। ठीक है, तो टोटल हो रहा है 2,19,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 2,19,000। जब हम लोग ये पूरा लिख लेंगे ना 12 तक, ये 5 यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 12, ये थोड़ा ज्यादा गैप हो गया, एक सेकंड। थोड़ा ज्यादा गैप हो जा रहा है, एक पेज में नहीं है। 2,24,000 3 1,500 4 600 5 38,000 6 हो जाएगा 40,000। ठीक है, 640,000 है, ये देखो यहाँ से देख के लिखना है 640,000। 7 8 9 10 11 12 लिख लेते हैं पहले, नहीं तो जगह नहीं समझ में आएगा। 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 7 का कितना है, 7 है 63,300 63,300। अच्छा 10th का 29 11 500 और 12 जो है 4,100। ठीक है, और ये टोटल करके हम लोग का आया 2,19,000। ठीक है, 2,19,000 ये टोटल करके आ गया। अच्छा अब हम लोग को निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो टोटल 2,19,000 में वन आइटम है 7,000, तो परसेंटेज में कितना होगा, 7,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, तो ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग का कितना आंसर आ गया, 3.1963। हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेंगे, 3.1963। ठीक है, इतना परसेंट। ठीक है, परसेंट तो ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पर और नहीं लिख रहा है, इतना परसेंट हमारा
जो है वन आइटम है, ठीक है। फिर सेकंड वाला आइटम कितना होगा, सेम उसी तरीके से जैसे तुम लोग किसी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, तो आउट ऑफ 100 कितना मिला या आउट ऑफ 50 कितना मिला, तो वैसे 24,000 आउट ऑफ 2,19,000 इंटू 100, ये करने से आ रहा है 10.9589, ठीक है। ऐसे करके जो भी डेटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो देख के पुट कर देते हैं, नहीं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने दो बताया, ये कैसे निकालना है। 1500 का सेम तरीके से आ जाएगा 0.6849, ठीक है। तुम लोग बाद में चेक करके देख लेना। 0.2740 600 वाला, ठीक है। 38,000 का 17.3516, 40,000 जो है वो है 18.2648, पॉइंट के बाद चार चार डेटा लेना। 60,000 का 27.3973, 1.3699, 3,000 का 300 का 0.1370, 29,000 13.2420, ठीक है। 11,500 वाला 5.2512, और 4,100 में 1.8721। और ये सभी परसेंटेज को अगर टोटल करोगे तो ये हमेशा 100% ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आउट ऑफ 100 ही तो परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मैंने देखो देख के ही लिखा है आंसर्स, बिकॉज इतना सारा कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, आइटम आइटम ऐसे ऊपर आइटम लेना है डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100। चलो लिख भी दिया, अगर भूल जाते हो कैसे होगा। जो आइटम है, ठीक है, आइटम का यूनिट्स लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय 2,19,000 जो कि टोटल यूनिट्स है इंटू 100। अब यूनिट कॉस्ट वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस देख देख के लिखना है। 5, 3, 10, 22 ₹1.5, ठीक है। तो 5, 3, 10, 22 1.5। अच्छा, इसके बाद 50 पैसा, 20 पैसा, 3.5, 8, 50 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 20 पैसा। अच्छा, इसके बाद 3.5 था और 8 रुपीज था। अच्छा, फिर शायद 40 पैसा था, 40 पैसा, 7.1, 6.2, 40 पैसा, 40 पैसा, 7.1 और 6.20, ठीक है। अच्छा, अब इस प्राइस से हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकाले। तो 7,000 अगर यूनिट्स रखेंगे 5 रुपीज वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 35,000, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, सिंपल सा तरीका, यूनिट इंटू यूनिट कॉस्ट, यूनिट इंटू यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो जो वन आइटम है वो 35,000 का हमारे पास है, 24,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 72,000, 10 इंटू 1,500 तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 22 इंटू 600 तो ये हो जाएगा 13,200। अच्छा, फिर 1.5 इंटू 38, अब हम फिर से देख देख के लिख रहे हैं, कैलकुलेटर पे और नहीं दिखा रहे, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 57,000, 40,000 का 50%, ये तो हमें पता है 20,000, ठीक है। और 60,000 का 20% ये आ जाएगा 12,000, 20% ही होता है ना, 0.0। 3.5, 3,000 का 3.5, 3,000 का 3.5, 10,500, 8 रुपीज करके 300, ये तो ओरली हो जाएगा, ये हो गया 2,400। 40 पैसा करके 29,000, 11,600 होता है। 11,500 इंटू 7.1, 81,650, और 6.2 इंटू 4,100, 25,420, ठीक है। अब इसका हमें करना है टोटल, तो टोटल भी हम देख के ही लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग टोटल करके देख लेना, 3,55,770 रुपीज आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ तक ये पता चला कि हमारे पास टोटल 2,19,000 यूनिट्स का आइटम्स है, जिसका टोटल कॉस्ट है 3,55,770। इंडिविजुअली कॉस्ट भी पता है और इंडिविजुअली कितना परसेंट है वो भी पता है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज वाइज ही हमारा एबीसी एनालिसिस होता है।
है। इसी एनालिसिस को हमें परसेंटेज में करना है, वैल्यूएशन भी परसेंटेज में करना है, कॉस्ट को भी परसेंटेज में निकालना है। तो कॉस्ट का भी परसेंटेज अभी निकालेंगे। तो देखो कैसे करके निकालेंगे, सेम तरीका। ये देखो टोटल कॉस्ट है 3,55,770 और उसमें वन आइटम का कॉस्ट है 35,000। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 3,55,770 इंटू 100 करने से परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,55,770। तो ये हो जाएगा 9.837। ठीक है, ये आ रहा है 9.837। अब 4 डिजिट्स लेते हैं तो 9.8378 आ जाए। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पर 9.8378। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही करके बाकी सब निकलेगा तो हम देख देख के ही लिख रहे हैं। 20.2378, उसके बाद वाला 4.2162, 4.2162। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला 3.7103। ये 57,000 जो है ये है 16.0216। अच्छा, उसके बाद 20,000, ये वाला है 5.6216। उसके बाद 3.3730, सेम तरीके से होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 2.9513, 0.6746, 3.2605, 22.9502, 7.1451। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो 100, क्योंकि परसेंटेज है 100 होगा। ठीक है, अब रैंकिंग देना है। तो रैंकिंग कैसे देंगे, ए बी सी वाइज रैंकिंग हम लोग देंगे। तो रैंकिंग में पहले हम लोग 1 2 3 करके देते हैं। तो रैंकिंग कैसे देंगे, उसके लिए हमें अपना एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग कौन से कैटेगरी के आइटम को ए मानेंगे, कौन सा बी और कौन सा सी मानेंगे। तो तुम लोग अपने मन से कोई भी एजम्पशन ले सकते हो, हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखो जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमें एक बेसिस बनाना चाहिए। ठीक है, बेसिस कैसे बनेगा, बेसिस फॉर रिलेटिव कंट्रोल। ठीक है, एजम्पशन, एजम्पशन वाइज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग ये एजम्पशन ले सकते हैं कि 50,000 एंड एबव अगर कोई आइटम हुआ तो उसे हम लोग ए मानेंगे। ठीक है, अच्छा 15,000 से लेके 20,000 सॉरी 50,000 तक अगर कोई आइटम हुआ तो उसको हम लोग बी मानेंगे, बी कैटेगरी में डालेंगे। और बिलो अगर 15,000 हुआ तो उसे हम लोग सी मानेंगे। क्या ये मानना जरूरी है जो मैंने लिखा है, नहीं जरूरी नहीं है, तुम लोग कुछ और भी मान सकते हो। जैसे यहाँ 50,000 एंड अबव दिया हुआ है, तुम लोग मान लो। अब इससे ज्यादा नहीं मान सकते, जैसे तुम लोग यहाँ पर 1 लाख नहीं मान सकते क्योंकि देखो 1 लाख कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग को ये जो लिमिट है उसके अंदर ही एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर मेरा आइटम 80,000 से अबव है तो ही हम उसे ए मानेंगे। तो देखो ये 81,650 वाला आ जाएगा। तो वैसे भी मान सकते हो, तो स्लैब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसीलिए मैंने लिखा है एजम्पशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई एजम्पशन नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में एजम्पशन देता तो हम लोग जरूर उसे फॉलो कर सकते थे। ठीक है, अब हम लोग चलो रैंकिंग दे देते हैं। रैंकिंग हमें किस बेसिस पे देना पड़ेगा, रैंकिंग हम लोग देंगे जो सबसे ज्यादा महंगा है उस हिसाब से हम लोग उसे रैंकिंग दे देते हैं। देखो सबसे महंगा कौन सा है, 35, 72, 15। यहाँ पर देखते हैं सबसे महंगा कौन सा है, 81,650, ये सबसे महंगा है तो हम इसको 1 रैंक दे देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा महंगा है देखते हैं। 81 के बाद 25, ये सब तो कम दिख रहा है, 25,700। ये है 57,000। ठीक है, अच्छा 72 भी है, 57, 72, तो ये हो जाएगा 2, सेकेंड रैंक में आ जाएगा। थर्ड में 57 आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने और नहीं देखा, थर्ड में 57 आएगा। अच्छा फोर्थ नंबर के रैंकिंग में ऐसे पूरा देखते हैं तो पता चलेगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट दिया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद मैंने ये 72,000 लिया, फिर 57,000 लिया। अच्छा अब देखते हैं 57,000 के नीचे 3,015। अच्छा इसके बाद आ जाएगा ये वाला 25,420। ठीक है, नहीं इससे भी ज्यादा है शायद, एक तो देखते हैं।
ये वाला 35,000, हाँ एकदम स्टार्टिंग वाला, ये वाला 35,000, ये मेरा 4th नंबर रैंक में आएगा, ठीक है। 35,000 4th नंबर रैंक में आएगा। और उसके बाद ये वाला आएगा 25,420, ये 5th नंबर रैंक पे आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 6th में कौन आएगा, देखो 6th में कौन आ जाएगा, 15,13,220 है, ये 20 ज्यादा दिख रहा है मुझे, 25, हाँ 20, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर पे आ जाएगा 20,000, ठीक है। अच्छा, 7th नंबर पे 20 से नीचे देखते हैं, 20 से नीचे यहाँ पर ये वाला 15,000 मुझे लग रहा है, तो ये 7,000 होगा, ठीक है, सॉरी 7th रैंक होगा। 15,000 से नीचे 13,200, 12,000, 10, 2004, 11, तो 13,200, तो ये 8th नंबर पे चला गया, ठीक है, 8th नंबर पे। अब 9th नंबर पे देखते हैं, 12, 10, तो ये 12 भी मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो ये हो गया 9th नंबर पे, ठीक है, ये 9th नंबर पे हो गया। 10th नंबर पे यही वाला आ जाएगा, देखते हैं 10,005, नहीं 11,600, ये 10th नंबर पे आएगा, ये 11 नंबर पे आएगा, और ये हो जाएगा 12 नंबर पे, ठीक है। तो 12 आइटम्स को हम लोगों ने रैंकिंग दे दिया अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से हम लोगों ने उसको रैंकिंग दे दिया, कौन सा सबसे ज्यादा महंगा है उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने स्लैब बना लिया। अब हमें क्या करना है, एबीसी के हिसाब से इसका रैंकिंग करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे, मतलब एबीसी हिसाब से हमें सिलेक्ट करके दिखाना है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिखते हैं रैंक। तो रैंकिंग हम लोगों ने कॉस्ट के बेसिस पे दिया है, फिर कौन से आइटम का रैंकिंग है, आइटम नंबर, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, वो कितने यूनिट्स में हमारे पास अवेलेबल है, कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर कैटेगरी, यानी कि ए है, बी है, सी है, ठीक है, उस हिसाब से। तो देखो रैंकिंग, तो हम लोगों ने रैंकिंग कैसे दिया है, सबसे कॉस्टली को 1 रैंक दिया है, ठीक है। तो 1 रैंक जिसको दिया उसका कॉस्ट कितना है, 81,650, ठीक है। तो 1 रैंक वाले का जो कॉस्ट है वो है 81,650, ठीक है। तो हम लोगों ने ए कैटेगरी में किसको माना है, जिसका कॉस्ट 50,000 एंड अबव होगा। 50,000 एंड अबव कौन कौन सा है, 50,000 एंड अबव 1 है, 2 भी होना चाहिए, ये देखो 2, ठीक है। अब होना चाहिए ऐसा बात नहीं है, हमें चेक करके देखना पड़ेगा, 2 भी मेरा मोर देन 50,000 एंड अबव हो गया। 3 देखते हैं, 3 भी 50,000 एंड अबव हो जाएगा। 4 नहीं आ रहा है, 4 35,000, मतलब ये 3 आइटम मेरा ए कैटेगरी के लिए सिलेक्ट होगा जो मैंने बेसिस माना है। तो 70 टू 57, ठीक है, 72 और 57, तो 81 ये वाला, फिर 72 और 57, ठीक है। तो इसका रैंक 1 है, नेक्स्ट 2 है, ये 3 है। आइटम नंबर, आइटम नंबर देखते हैं, जिसका रैंक 1 है उसका आइटम नंबर 11 है, जिसका रैंक 2 है उसका आइटम नंबर 2 है। तो ये देखो, ये आइटम नंबर 11 है, ये आइटम नंबर 2 है, और जिसका रैंक 3 है वो आइटम नंबर कितना है, वो आइटम नंबर 5 है, ठीक है। जिसका रैंक 3 है वो आइटम नंबर 5 है। अब परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स यहां से देख के लिखना है, 11th वाले का परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स है 5.2512, यहाँ पर लिखते हैं 5.2512, और जो सेकेंड वाला है उसका परसेंटेज देखो 10.9589, और जो थर्ड वाला है 17.3516, 17.3516, 10.9589, ठीक है। और ये कॉस्ट हो गया। अच्छा, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट वो भी देख लेते, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट 1 रैंकिंग का 22.9502, ठीक है। तो 22.9502, हम बाकी ना देख देख के लिखते क्योंकि बार बार पेज पलटना पड़ रहा है। तो 20.2378 तुम लोग देखो। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 16.0216, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वो सारे कैटेगरी वाले डेटा जो कि मतलब मेटेरियल है वो लिख लिया जो हमारा ए कैटेगरी में आएगा। क्यों ए कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जिसका कॉस्ट 50,000 एंड अबव है उसी को हम लोगों ने ए कैटेगरी में सोचा है। तो फिर ये मेरा आंसर हो जाएगा ए। अगर मेरा बेसिस कुछ अलग होता है तो उस केस में मेरा यहाँ पर लिखने का तरीका भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल
कितने आइटम्स हुए, टोटल 3 आइटम्स ऐसे हैं जो कि ए कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज का टोटल भी हम बता देते हैं, ये 10 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 33.5617। ठीक है, टोटल कॉस्ट इसका हम देख के ही लिख रहे हैं, तुम लोग अभी लिख लो, बाद में कैलकुलेटर से एक बार रीचेक जरूर कर लो कि ठीक है कि गलत है। 52.2096। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे ए कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, नीचे लिखते हैं ए को, ए कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, अच्छा अब बी कैटेगरी के लिए लिखते हैं। बी कैटेगरी के लिए कौन सा आइटम लेना पड़ेगा, जो 15 से लेके 50 के बीच में है। 15 से लेके 50 के बीच में कौन कौन सा है, हम जस्ट एक बार डिनोट करके दिखा देते, बाकी डेटा हम देख देख के लिखेंगे। 15 से लेके, देखो 15 से लेके 50 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा 35,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये 7 वाला हो जाएगा। ठीक है, 7 वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, 5720 ये वाला हो जाएगा, मतलब 476। ठीक है, 476। और देखते हैं 12,000, 10,000, 2011 और 25 ये वाला 25,420, मतलब 4765। ठीक है, 4765, मतलब 4567 रैंकिंग वाइज देखें तो 4567 जिनको रैंकिंग मिला है वो बी कैटेगरी में चला जाएगा। 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये हम लोग का रैंकिंग हो गया। तो इस रैंकिंग के हिसाब से नंबर देखो, मतलब आइटम नंबर, पहला आइटम 4, 7 के लिए 3, ठीक है, 6 के लिए 6। ठीक है, और जो 4, 5, 6, 7, 7 के लिए रैंकिंग 7 के लिए 3 है। 4, 5 देखना पड़ेगा, 5, 5, 5 ये रहा, 5 के लिए है हम लोग का 12। ठीक है, तो 1, 3, 6, 12, 1, 3, 6, 12 लिखना पड़ेगा। 1, 1, ठीक है, 3, 6, 12, लेकिन देखो मैंने पहले 5 लिख दिया है ना, तो 5 नंबर का 12 है। ठीक है, पहले 12 आ जाए, 1, 12, 6, 3, 6 का 6 था, देखो 6th रैंकिंग का आइटम नंबर भी 6 था। ठीक है, तो ये हो गया, पुट कर दिया। अब हमें परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, जो कि तुम लोग को जस्ट देख देख के लिखना है, ये देखो परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ये देखो फोर्थ का कितना 9 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। देखो टोटल कॉस्ट जो है ये 4 जो है 9.83, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट है। और हम लोग का पहला कॉलम है यूनिट्स, यूनिट्स कितना है 3.1963। ठीक है, यूनिट्स में यूनिट्स लिखोगे तो यूनिट्स हो जाएगा 3.1963। ठीक है, अच्छा उसके बाद यूनिट आएगा, हम लिख देते हैं देख के 1.8721, उसके बाद वाला है 18.2648, उसके बाद है 0.6849। ठीक है, तो ये टोटल करने से यहाँ पर 4 आइटम ऐसे बन रहे हैं जो कि बी कैटेगरी में आ जाएंगे, और इसका टोटल आता है 24.0181। ठीक है, हम सभी का एक एक दिखा देंगे कैसे। तो अब इधर दिया हुआ है कॉस्ट, कॉस्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखो फोर्थ का कॉस्ट कितना है 35,000, तो 35,000 लिखेंगे, वहां से जस्ट देख के नोट डाउन करना है 35,000। अच्छा इसका जो 12th नंबर पे आया उसका कितना है, 12th नंबर आइटम का, तो हम देख के ही लिख रहे हैं 25,420। अच्छा नेक्स्ट जो 6th नंबर आइटम है वो है 20,000, और उसके बाद वाला है 15,000, और इसका टोटल करने से आएगा 95,400। ठीक है, अच्छा अब इस पे हमें लास्ट में क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो देखो 9.8378 पहला वाला, 9.8378। ठीक है, उसके बाद 7.1451, उसके बाद है 5.6216, 4.2162, टोटल करेंगे तो हो गया 26,8207। ठीक है, ये हमारे बी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वही सारे नंबर्स लिए हैं, वही सारे आइटम्स को सिलेक्ट किए हैं जो 15,000 से 50,000 के बीच का कॉस्ट जो है बेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कैटेगरी बी। एंड लास्ट कैटेगरी सी, वो लिखते हैं, देखो सी में क्या क्या आ जाए। सी के केस में हमारा बाकी बचा हुआ सारा रैंकिंग आ जाएगा। कौन कौन सा रैंकिंग हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 8, 9, 10,
11 और 12। तो ये हो गया रैंकिंग वाला कॉलम। आइटम नंबर अब देखते हैं 8 9 10 11 12 में कौन कौन सा है। तो 8 में है ये, ठीक है, 9 में है 7, 10 में है 9, 11 में है 8 और 12 में है, ये देखो 12 में है, 12 में 9 है। अच्छा, 1 2 3 4 8 9 7 है, ठीक है। तो देखो 4 7 9 और ये वाला 10 वाला, ठीक है। तो 4 7 8 9 10 है, ठीक है। तो चलो वो लिख लेते हैं अरेंज करके। ये देखो यहाँ पर 8 जो है रैंकिंग उसका 4th नंबर आइटम है, 7th नंबर आइटम का रैंकिंग 9 आया है, 10th नंबर का 10th आया है। ये देखो 10th नंबर आइटम का जो रैंकिंग है वो भी 10th है। ये देखो नीचे से 1 2 3 1 2, ठीक है, 10th नंबर का 10 आया है। अच्छा, और क्या होगा नेक्स्ट देखते हैं। 11th नंबर का हम लोग का 8 और 12th नंबर का 9, ठीक है। तो टोटल आइटम 5 हो गया। टोटल 5 ऐसा आइटम है जो सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, ठीक है। तो 8th नंबर से स्टार्ट है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स का मतलब 0.2740, ये वाला सिलेक्ट करके लिखना है सभी आइटम के लिए। तो 0.2740। अच्छा, नेक्स्ट है 27.3973। उसके बाद वाला हो जाएगा 13.2420। उसके बाद आ जाएगा 1.3699, ठीक है, 3699। और लास्ट है 0.1370। तो तुम लोग देखोगे तो वहां दिख जाएगा, ठीक है। ये जस्ट देख के ही तो पुट करना है और उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें लिखना पड़ेगा, कॉस्ट, ठीक है। तो कोई भी एक कॉस्ट हम दिखा देते हैं 8th नंबर का। ये देखो 13,200। उसके बाद बाकी सब फाइंड आउट कर करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 13,200। उसके बाद आ जाएगा 12,000। उसके बाद 11,600। आफ्टर दैट 10,500। फिर 2,400 और टोटल करने पे 49,700, ठीक है। टोटल करने पे 49,700। उसके बाद हमें क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। हम एक दिखा देते हैं, सेम ही है फिर भी हम दिखा देते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ये रहा 2.9513। 2.9513। अच्छा, उसके बाद नहीं, शायद गलत लिखा है 8th नंबर 3.7103। ये गलत। 3.7103। 3.37। 3.2605, ठीक है। उसके बाद वाला 2.9513। उसके बाद है 0.6746 और टोटल करने से 13,9,697, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी कैटेगरी में, ठीक है। तो देखो टोटल अगर पूरा टोटल करें तो 5 आइटम इधर, ठीक है, इधर 4 5 9 और 3 12, ठीक है। तो टोटल 12 आइटम था, 12 हो गया। और ये सबको टोटल करोगे परसेंटेज, जहां भी परसेंटेज का टोटल करोगे 100 आएगा। और टोटल जो है ये कॉस्ट ये आ जाएगा 3,55,770, ठीक है, 770। ये वाला 3,55,770 ये कॉस्ट। इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि क्या इतना बड़ा क्वेश्चन हमारा आएगा, इतना सारा लिखने में तो काफी टाइम जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, आइटम नंबर को कम कर देगा, ठीक है। तो फिर तुम लोग का टाइम बच जाएगा। यहाँ 12 आइटम था तो इतना टाइम लगा। अगर इसका हाफ कर देता है, लाइक 6 आइटम कर देता है, तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसका गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन
हमें पता होना चाहिए कैसे होगा। तो क्वेश्चन अगर देना है तो इसे थोड़ा जो है शॉर्टर फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन मैंने समझा दिया एक एक का, और बाकी मैंने भी आंसर देख देख के लिखा है, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन को अभी अगर हम करने जाएंगे तो मेरा बिल्कुल मतलब अभी ऐसे लिखने में कितना टाइम गया तो और भी टाइम चला जाएगा, ठीक है। बस तुम लोग एक काम कर सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो। चेक करने से क्या होगा, तुम लोग को भी याद रहेगा कि कैसे करके कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन सा डेटा कैसे पुट हुआ है, और अपने हिसाब से जरूरत पड़े तो पेंसिल से ऊपर ऊपर लिख लो, तो बाद में कभी भी अगर चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें हमें ये इतना ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 में क्या बोला है, ए फैक्ट्री यूजेस 4000 वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री, 4000 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री फैक्ट्री यूज करता है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड, ठीक है। तो इन्वेंट्री कितना यूज होता है और कितना इन्वेंट्री होल्ड होता है उसका हमें एक डिटेल्स जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री दे दिया है, ठीक है। 3875 110 15 और 4000। तो परसेंटेज भी दे दिया है। जो नंबर ऑफ 3875 टाइप्स ऑफ जो इन्वेंट्रीज है वो इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट। परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री होल्डिंग कितना है, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से। तो देखो, ये जो आइटम है ये 20% होल्ड होता है, ये आइटम 30%, ये आइटम 50%, ये आइटम 100%। और परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज, यूज कितना होता है, ये 5%, ये 10%, ये 85%, ये 100%। एक्चुअली ये 100 जो है ये टोटल है, ठीक है। ये टोटल है, ये टोटल, ये यहाँ पर ना ऐसे देना चाहिए था, ये अलग से कोई कैटेगरी नहीं है। ये सब मिला के टोटल 4000, यहाँ बोल रहे हैं ना 4000 वेराइटीज है, उसका टोटल परसेंटेज। ये किस चीज का परसेंटेज दिया है तुम लोग खुद कैलकुलेट करने से समझोगे, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस में कैलकुलेट करके दिखाया। देखो 3875 आइटम्स है आउट ऑफ 4000, तो ये आइटम कितने परसेंटेज में हमारे पास है, 96.875% में, ठीक है। और ये इसका अगर 100% में हम लोग इन्वेंट्री होल्डिंग अगर निकाले तो 20% है, ठीक है। जितना स्टॉक हमारे पास रहता है उसमें से ये वाला आइटम 20% ही रहता है, और इसका यूसेज होता है 5%, ठीक है। हमें इसको एबीसी में क्लासिफाई करना है, तो तुम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं, बस आंसर्स को जो है लैंग्वेज में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा ए आइटम है तुम लोग बोल सकते हो, ए आइटम का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, उस आइटम का, उसी को हम लोग ए में क्लासिफाई करेंगे जिसका वैल्यू ज्यादा होगा और जिसका क्वांटिटी कम होगा, ठीक है। तो बोलो मुझे इसमें कौन सा आंसर, तुम लोग बोलोगे कि इसमें से ये तीनों में से कौन ए है, कौन बी है और कौन सी है, बोलो। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वही तो ए होगा, और जिसका क्वांटिटी कम होगा वही ए होगा। तो ये तो परसेंटेज ऑफ क्या है, क्वांटिटी है, बोला नहीं तो क्या होगा, अगर 4000 पे निकल रहा है तो टोटल क्वांटिटी में ये इतना सारा है, ये इतना सारा है, ये इतना सारा है। तो वैसे भी तुम लोग क्वांटिटी देख के भी तो बता सकते हो, जो क्वांटिटी में सबसे कम है, जो क्वांटिटी में सबसे कम है, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब अमाउंट रुपीज सबसे ज्यादा है, वही हमारा ए कैटेगरी में होगा। तो बोलो कौन सा ए कैटेगरी में, ये तीन तरह के आइटम में से कौन सा नंबर आइटम ए कैटेगरी में। बोलो, ये कोई मुश्किल वाला सवाल नहीं है, यहाँ सारा चीज दिया हुआ है। मैम नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्रीज में जो 15 है वो होगा। हाँ, ये वाला मेरा ए में होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका परसेंटेज सब, ये देखो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिर्फ 37 पॉइंट, ये 0.375 यानी 37.5% जो है इसका क्वांटिटी, वो 37 नहीं, एक्चुअली ये 3.75% होगा। ये कितना हो रहा है देखते हैं, 4000, 15 बाई 4000 इंटू 100। अच्छा, ये 100 करने के बाद ही मेरा आ रहा है 0.375, ठीक है। तो ये सबसे कम है,
ये 100 करके आया है, उससे थोड़ा ज्यादा ये है, उस सबसे ज्यादा ये सी में आएगा, ये ए में आएगा, ये बी में आएगा, ठीक है। और वैसे भी देखो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, इसका वैल्यू वैल्यू इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, महंगा होगा, ठीक है। ये सबसे कम महंगा है, ये सी में जाएगा, ये मॉडरेट है, ठीक है। और यूसेज भी दे दिया है, तो इसका यूसेज सबसे ज्यादा होता है। तो हमें अगर यूसेज का कंसेप्ट नहीं भी पता, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों तो क्वांटिटी वैल्यू तो पता है, हम लोग उसी के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। और यूसेज जो दिया हुआ है उसमें उस हिसाब से आंसर को फिट कर देंगे। देखो कैसे करके लिखना पड़ेगा, हम एक बता देते हैं। इलास्ट्रेशन 9, 15 number of inventory items should be classified as a category item as, पहला रीजन क्या है, कंस्टिट्यूट, देखो कितना परसेंट, 0.375, 0.375% ऑफ टोटल नंबर ऑफ varieties of total number of varieties of inventory which is minimum, as per given classification। जो क्लासिफिकेशन हमें दिया हुआ है उसमें सबसे कम है यही वाला इन द टेबल, ठीक है, इन द टेबल। ये एक पहला रीजन है, क्योंकि इसका क्वांटिटी सबसे कम है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस क्या देना है, सेकंड वाले में लिखेंगे 50% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग which is maximum according to table, ठीक है। तो जो हमें टेबल गिवन है उसमें टोटल इन्वेंट्री का वैल्यू 50% इसी का है जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे हाईएस्ट इन कंजम्पशन, इसका यूज सबसे ज्यादा, अबाउट 85% ऑफ स्टॉक यूसेज, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो इसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। देखो ये दोनों कैटेगरी को देख के, ये दोनों जो है फीचर्स को देख के हम लोग बोल सकते हैं ये वाला ए कैटेगरी में जाएगा। अब इसका कंजम्पशन हाई है, लिख दो इसका कंजम्पशन हाई है कोई सी, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोगों को बी कैटेगरी का डिटेल्स बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 110। देखो बी कैटेगरी में कौन सा आ रहा है, ये बीच वाला 110 नंबर आइटम इज ऑफ बी कैटेगरी, ये बी कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला इट कंस्टिट्यूट्स 2 पॉइंट, देखो कितना परसेंटेज है, 2.750, 750% ऑफ टोटल नंबर ऑफ varieties of inventory। फिर सेकेंड मॉडरेट इन्वेस्टमेंट, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ज्यादा वैल्यूएशन वाला सामान नहीं है, मॉडरेट इन्वेस्टमेंट इज इनवॉल्व, दैट इज 30% है शायद, देखो 30% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ये देखो 30% ऑफ टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक का 30% इन्वेस्टमेंट इस ये वाले स्टॉक में किया गया है।
थर्ड पॉइंट, मॉडरेट इन कंजम्पशन, moderate in consumption. In quality, that is 10%. ठीक है, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग सी कैटेगरी का लिखेंगे। ठीक है, तो सी कैटेगरी के लिए 3875 नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री item is classified as C category. अब उसका रीजन भी देना पड़ेगा सेम इसी तरीके से। पहला, constitutes 96 पॉइंट, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 96.875% ऑफ टोटल varieties of inventory items handled by stores of factory। ठीक है, फैक्ट्री में जितने भी आइटम है उसमें से 96.875% जो है ये 3875 वाला आइटम ही है। ठीक है, अब इसका वैल्यूएशंस लिखेंगे, कितना है रिक्वायर्ड अबाउट, देखते हैं कितना है वैल्यूएशन, 20%, रिक्वायर्ड अबाउट 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग। और थर्ड नंबर, मिनिमम कंजम्पशन दैट इज अबाउट, कितना था देखते हैं, 5%, 5% ऑफ इन्वेंट्री यूज। ठीक है, जो इन्वेंट्री यूज हो रहा है उसका बस 5% ही यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब अगेन यहाँ पर एक सवाल फिर से आ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ये इतना कुछ खास बड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग तब से लिखे जा रहे हैं, तो फिर तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि काफी ज्यादा लिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब आने लायक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। वो भी मैंने लाइन बाय लाइन लिखवाया। तुम लोग अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम लोग ऐसे बना लेते हो, यहाँ लिख लिया ए, यहाँ लिख लिया बी और यहाँ लिख लिया सी, और यहाँ पर फीचर्स को लाइन बाय लाइन लिख के उसके हिसाब से अगर पुट कर दोगे, मतलब थोड़ा समरी करके अगर इसका लिख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया यूसेज, ठीक है, यहाँ पर फीचर्स में लिख दिया परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ऐसे करके अगर तुम लोग लिख दोगे और फिर उसके हिसाब से डिस्क्राइब करोगे टेबल बना के, तो फिर आराम से मतलब थोड़ा टाइम और भी बच जाएगा। यहाँ मैंने सेंटेंस कर करके लिखवाया तो थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, अगर तुम लोग नॉर्मल लिखोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो हम एक थ्योरी लिखवा देते हैं, बस यही लास्ट लिख पाएंगे, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी है, लेकिन ये पूछ लेता है हमें क्वेश्चन में, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या है, अगर हमें इन्वेंट्री को स्टॉक करके नहीं रखना है, हमें ऐसे सप्लायर से कांटेक्ट करना है जो कि हम लोग जब उनसे डिमांड करें हमें तभी वो स्टॉक भेज दें। ठीक है, तो ऐसे इन्वेंट्री सिस्टम को जब हम लोग फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं JIT, यानी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो लिखेंगे गुड्स विल बी ऑर्डर्ड व्हेन देयर इज ए रिक्वायरमेंट, देयर इज अ रिक्वायरमेंट, मतलब स्टॉक करके रखने का कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत है तब ऑर्डर करेंगे। ठीक है, गुड्स विल बी ऑर्डर्ड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा, सेकंड लिखेंगे गुड्स विल बी रिसीव्ड इमीडिएटली
आफ्टर द ऑर्डर प्लेस, आफ्टर द ऑर्डर प्लेस। ठीक है, जैसे तुम लोग देखते हो ना ब्लिंकिट का एड मारता है ना, 10 मिनट्स में पहुंचा देगा, पहुंचा देता है, ठीक है, 10 मिनट्स में पहुंचा देगा। वैसे ही जब जरूरत पड़े तब ऑर्डर करो, 10 मिनट्स में पहुंचा देगा। तो वैसे ही जस्ट इन टाइम वैसा ही है कि जब जरूरत पड़े तब ऑर्डर करो और इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस होने के बाद पहुंचा देगा सप्लायर, ठीक है, तो ही हम लोग उसे जस्ट इन टाइम बोलेंगे। फिर लिखेंगे इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट with with an approach, with an approach to have a zero inventory in store। ठीक है, हमें स्टोर में कुछ भी स्टॉक करके नहीं रखना है, तो स्टोर में जीरो इन्वेंट्री रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑर्डर करेंगे तभी हमारे पास जो है रॉ मटेरियल आके, ठीक है। इन केस ऑफ वन और मोर देन वन डे it is not applicable। मतलब अगर सप्लायर एक या उससे ज्यादा दिन लेता है स्टॉक को पहुंचाने का, रॉ मटेरियल को पहुंचाने का, तो फिर उसे हम लोग जस्ट इन टाइम नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमें तुरंत चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच मटेरियल शुड बी purchased when it is actually required in production, it is actually required इन प्रोडक्शन। ठीक है, नॉर्मली ये जो अप्रोच है, ठीक है, ये अप्रोच का मतलब ही होता है कि हम लोग जब जरूरत पड़े मटेरियल का तभी उसे ऑर्डर करेंगे, उस हिसाब से ये अप्रोचेस फॉलो होता है। और इसका बेनिफिट ये है, इट रिड्यूसेस कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि जब कुछ रखना ही नहीं है स्टोर में तो रखने का खर्चा खत्म, तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा जीरो। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा जीरो। तो जस्ट इन टाइम का ये पूरा कंसेप्ट, अगर जस्ट इन टाइम पे हमें कुछ भी पूछे तो हम लोग ये वाला लिख के समझा सकते हैं कि जस्ट इन टाइम क्या है। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीफो लिफो ये सब पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय।